नमस्कार साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 मैथ का ओल्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि फरवरी 2019 में पीबी के द्वारा करवाया गया था। सारे सवालों को हम आसान भाषा में कॉन्सेप्ट से समझेंगे, जिससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे और आगे क्या लेवल होने वाला है। इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है? बताना इन 4 कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांक के बारे में सही है। पहला है, 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। पूर्णांक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, यही तो क्या है, पूर्णांक हैं। तो आप ये बताएं, यदि हम 0 के साथ किसी भी पूर्णांक का गुणा करते हैं, चाहे हम 1 का करें, चाहे 2 का करें, चाहे 5 का करें, तो क्या है, हमें हमेशा 0 प्राप्त होता है, हमें 1 प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो विकल्प ए है तो क्या है, अपना गलत हो गया। अब विकल्प बी को देखते हैं। किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। मान लीजिए एक पूर्णांक क्या है, 5 है, तो इसका गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब जब आपको गुणात्मक तत्समक निकालना होता है तो उसमें क्या है, 1 का गुणा करना होता है। जैसे ना 5 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे 1 का। तो क्या हमें 1 मिल रहा है? नहीं। मतलब किसी भी पूर्णांक का यदि आप गुणात्मक तत्समक निकालते हैं तो हमें स्वयं वही पूर्णांक मिलता है, ना कि 1 मिलता है। तो विकल्प बी भी यहां पर हमारा क्या है, गलत है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है। अब बात आती है योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 का योगात्मक प्रतिलोम बताएं क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस लगाना है और जो संख्या है वही ज्यों की त्यों लिख देना है। 4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। 11 का कितना हो जाएगा, ऋण 11 हो जाएगा। मतलब केवल चिन्ह का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 योगात्मक प्रतिलोम होता है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब ये भी क्या है, गलत है। अब बचा विकल्प डी है, जो कि हमारा राइट आंसर बचा हुआ है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको प्रूफ करके बताता हूं कि ये सही है। 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। जैसे मैंने बताया 4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना है, ऋण 4 है। तो यदि हम पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से क्या इसमें भाग लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा, ऋण 1। बिल्कुल सही बात है। यदि आप किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करते हैं तो आपको ऋण 1 हमेशा मिलेगा। ठीक है, विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहां पर आपको व्याख्या में क्यों समझा रहा हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ये बहुत फायदा है आपको, इससे यहां से आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि आने वाले समय में यहां पर बहुत ही शानदार क्लासें आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1368 रुपए की धनराशि को 24 लोगों में वितरित की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। आप लोग कहेंगे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है, हमेशा एक जैसा लेवल नहीं आता। उसमें क्या है, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, इजी लेवल भी के, हार्ड लेवल के, मॉडरेट लेवल के, सारे तरीके के आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर क्या करना था, हमें 1368 रुपए को 24 लोगों में बांटना था। तो भाई क्या करेंगे, 24 से भाग लगा देंगे। 24 से कम 24, 24 पंचे कितना हो गया, 120 हो गया। बचा 16 तो हो गया 168, 24 सत्ते 168। तो भैया प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपए मिला, 57 रुपए मिला मेरे भाई। ठीक है ना, विकल्प है यहां पर डी क्या है,
राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 12 वर्गों को पूरी तरह से भरता है और 7 वर्गों को आधा भरता है, तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए भाई, हमने मान लिया, क्या माना हमने हमने अपनी तरफ से मान लिया कि एक वर्ग का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है, 1 इकाई है। ये हमने क्या किया, अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है। अब देखिए ग्राफ शीट पर हो कितना क्या रहा है, 12 वर्ग क्या है, पूरी तरह से भरे जाते हैं। तो जो 12 वर्ग पूरी तरह से भरे जा रहे हैं, इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 इकाई होगा ना, क्योंकि प्रत्येक का कितना है, 1 इकाई है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 इकाई। प्लस 7 वर्गों को क्या भरा, आधा भरा जाता है। 7 को कितना, आधा, तो 7/2, क्योंकि 7 को आधा भरा जा रहा है, तो उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7/2 इकाई। अब यहाँ पर 12 ये हो गया, 7/2 का मतलब कितना है, 3.5 है ना, 3.5। ओके, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 12 3 15 और 0.5, 15.5 इकाई। यह हम कह सकते हैं 15.5 इकाई। तो यहाँ पर देख सकते 15 सही 1/2, ये अपना राइट आंसर यहाँ पर विकल्प सी के साथ है, चला जाएगा। ठीक। चलिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत आसान लगते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, भले ही कितना घुमा दे प्रश्न में, लेकिन आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए अगला देखिए, 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक फर्श है, नीले हरे और लाल रंग के वर्गाकार टाइलों से ढका हुआ है। फर्श का 1/4 भाग 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले नीले टाइलों से ढका हुआ है। ठीक है, और फर्श का एक अन्य 1/4 भाग 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले हरे रंग की टाइलों से ढका हुआ है, और जो शेष क्षेत्र रह गया है वह 20 सेंटीमीटर की भुजा वाले लाल टाइलों से ढका हुआ है। कहा गया है उपयोग किए जाने वाले नीले और लाल टाइलों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसको आपको हम बहुत अच्छे समझाएंगे, डायग्राम से बिल्कुल अलग अलग रंग में समझाएंगे, जिससे आपको इस समझने में आसान हो जाए। ठीक है, ये हमारा बन गया फर्श है। इसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर। आप यहां पर देखें फर्श की लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, लेकिन जो टाइल्स का साइज है ना, देखिए टाइल्स का जो साइज है वो दिया है यहां पर किसमें, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को भी क्या हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी फर्श की, देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, फर्श की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर है, तो 4 मीटर की जगह हम कितना लिख देंगे, फर्श की लंबाई 400 सेंटीमीटर। चौड़ाई 3 मीटर है, तो हम चौड़ाई लिख देंगे 300 सेंटीमीटर। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है, इसका 1/4 जो भाग है वह है नीले टाइलों से ढका हुआ है, 1/4 भाग। तो पहले इसके हम क्या करते हैं, 4 भाग कर लेते हैं। ठीक है, अब 1/4 भाग मतलब ए वाला जो भाग है, यहां पर क्या है, नीले टाइल्स लगाए गए हैं। ठीक, पहले हम क्या करें, आप सबसे पहले पूरे फर्श का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। फर्श का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 400 × 300 कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 जीरो है तो पीछे 4 जीरो लगा दिए। ये पूरे फर्श का क्षेत्रफल हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल आ गया, लेकिन जितनी जगह में नीले टाइल्स लगे हुए हैं उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो नीले रंग का जो क्षेत्रफल है वह कितना हो जाएगा, तो भैया वह क्या है, 1/4 है पूरे क्षेत्रफल का। तो पूरा क्षेत्रफल कितना है, 1,20,000 है ना, तो इसका 1/4 निकाल दो आप, कितना हो जाएगा इसका 1/4 निकालो, 30,000 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 30,000 वर्ग सेंटीमीटर।
ये अपना क्या है, नीला क्षेत्रफल निकल आया। अब नीला क्षेत्रफल आ गया। अब आपको बताना है कि नीले क्षेत्रफल में जो टाइल्स लगाए गए हैं 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले, उनकी संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, जो नीला क्षेत्रफल यहां पर आपने निकाला है, इसमें एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो आप देख सकते हैं नीले वाले में क्या है, 10 सेंटीमीटर वाले टाइल्स का ही जुआ है, इसलिए इसमें एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 गुणे 10 होगा। एक टाइल्स का क्षेत्रफल, 0 से 0 काट दो, कितना बचा, 300 बचा। मतलब क्या है, जो नीले टाइल्स की संख्या है वह कितनी आ गई हमारे पास, 300 आ गई। अब कहा गया था फर्श का जो एक अन्य चौथाई भाग है, फर्श का जो एक अन्य चौथाई भाग है, देखिए ए वाला, मैं आपको दिखा देता हूं, ए वाला जो फर्श का एक चौथाई अन्य भाग है, ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर लगाए गए हैं हरे टाइल्स, ठीक। और जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ भाग है वहां पर लाल टाइल्स लगाए गए हैं, ए यहां पर बाकी लगाए गए हैं लाल टाइल्स। तो हमसे पूछा गया था कि नीले और लाल टाइलों की संख्या, तो नीले तो 300 आ गए, लाल की संख्या कितनी हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, जो लाल टाइल्स का क्षेत्रफल है वो निकालते हैं। लाल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए आपको दिख रहा है यहां पर डायग्राम में कि वह क्या है, आधा बचा हुआ है। तो पूरा क्षेत्रफल कितना था, 1,20,000 है, तो आधा कितना हो जाएगा उसका, 60,000 वर्ग सेंटीमीटर लाल क्षेत्रफल आ गया, ठीक। अब लाल क्षेत्रफल आ गया, तो लाल क्षेत्रफल में टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो जो क्षेत्रफल आपने निकाला है लाल क्षेत्रफल, इसमें एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दीजिए। तो यहां पर आप देखें, जो लाल टाइल्स है उसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर की है, मतलब एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, 20 गुणित 20 होगा। देखिए 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है, 2 दूनी 4 है ना, 4 से काटो 600 को, कितनी बार जाएगा, 150 बार। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें पता चल गया कि नीले टाइल्सों की संख्या 300 होगी और लाल टाइल्सों की संख्या 150 होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 300 और 150। 300 और 150 आप देखें कहां दिया है, तो आप देख सकते हैं विकल्प ए में दिया है 300 और 150। तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है, पहले मैं यहां पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। राहुल, रोहन और राम की आयु क्रमशः 10, 6 और 13 है। उनकी आयु का योग राजीव की आयु है। सोमा राजीव से देखिए यहां पर थोड़ा छोटा करता हूं क्वेश्चन को ताकि पूरा देख सके। सोमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। 3 वर्षों बाद सोमा की आयु कितनी होगी। सबसे पहले मैं यहां पर नाम लिख लेता हूं। यहां पर कौन कौन है, राहुल है, रोहन है, राम है, राजीव है, ठीक है, ये राजीव है। अब देखिए राहुल, रोहन, राम की आयु क्रमशः 10, 6, 3 है। राहुल की आयु 10 वर्ष है, रोहन की आयु कितनी है, 6 वर्ष है, और राम की आयु है 13 वर्ष है। कहा गया उनकी आयु का योग राजीव की आयु है। इनका आयु का योग कीजिए, 10 और 6 16, 16 और 13 29। जो उनका योग आ रहा है आयु का 29 वर्ष है, यह क्या है, राजीव की आयु है। फिर कहा गया है कि जो सोमा है, सोमा क्या नाम है, सोमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। भैया राजीव 29 का है और सोमा क्या है, 5 वर्ष बड़ी है, तो सोमा कितने की हो जाएगी, 29 5 34 की हो जाएगी, है ना। 3 वर्षों बाद सोमा की आयु कितनी होगी। भैया जब 34 वर्ष की अभी सोमा है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो उसमें +3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अर्थात यहां पर हमारा विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
प्रारूपवाद मतलब फॉर्मलिज्म के लिए अन्य नाम क्या है? तो इसके लिए अन्य नाम क्या है? डिडक्टिविज्म में विकल्प यहाँ पर जो बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई समझने की बात नहीं है, ये तो क्या आपको पहले पढ़ना पड़ेगा थ्योरी, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन आप पर बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए बहुपद से भैया वर्ग 2 में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पिछले साल मतलब जो पिछला एग्जाम हुआ था 2019 में आए हुए थे, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहा गया है यदि बहुपद px बराबर x वर्ग धन ax धन b का शून्यक ऋण 2 और ऋण 3 है तो a और b के मान क्या होंगे? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए शून्यक क्या होता है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा मान, चर का ऐसा मान जिससे कि बहुपद का जो मान है वह क्या है 0 हो जाए, उसे क्या है शून्यक कहा जाएगा। मतलब क्या है, यदि हम x की जगह पर ऋण 2 रखते हैं इस बहुपद में तो उसका मान क्या है 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऋण 3 रखते हैं तो भी क्या है 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या है 2 शून्यक है यहां पर दिया गया है। तो देखिए हम वही चीज अलाउ करते हैं, पहले हम इस वाले शून्यक को रखेंगे फिर इस शून्यक को रखेंगे, तो 2 समीकरण हमारे पास आ जाएंगे, फिर उनको हम सॉल्व करेंगे तो a और b के मान आ जाएंगे। पहले हम x की जगह पर ऋण 2 रखते हैं। देखिए ऋण 2 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, x की जगह पर ऋण 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, ऋण 2a हो जाएगा ना, धन b ज्यों का त्यों, और बराबर क्या है 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका शून्य की परिभाषा ही यही कहती है कि चर का ऐसा मान जिससे कि बहुपद का मान शून्य हो जाए वह क्या है बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, अभी हमने क्या है ऋण 2 रखा बहुपद का शून्य का मान, अब ऋण 3 रखते हैं तो ऋण 3 का वर्ग यहां पर होगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो यहां पर चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, प्लस b ज्यों का त्यों बराबर 0। अब आप एक काम करें, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दें, तो आपको पता है जब हम घटाते हैं तो क्या है चिन्ह पलट जाते हैं। यहां पर क्या है 9 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ऋण 3 यहां पर माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, b यहां प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखें माइनस का b और प्लस का b ये क्या है क्रॉस हो गए। ठीक है ना, अब देखिए 4 में से 9 गया तो कितना बचा ऋण 5 बचा, और देखिए ये प्लस का 3a और ऋण का 2a, तो 3a में से 2a गया तो कितना बचा 1a बचा प्लस का बराबर 0। a यहां पर सर रहने दो, 5 का पक्षांतर कर दो तो a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। हमने क्या वैल्यू निकाल ली, हमने a की यहां पर वैल्यू निकाल ली है, अब हमें चाहिए b का मान। तो आप एक काम करें, जो a की वैल्यू हमने 5 निकाली है इसको आप या तो समीकरण में रख दो या आप यहां पर रख दो। चलिए हम पहले वाले में रखते हैं, पहले वाला क्या था 4 ऋण 2a, तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा 4 ऋण 2a, तो 2 गुणित 5 कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा, धन v बराबर 0। 4 में से 10 गया कितना बचा ऋण 6, धन b बराबर 0। 6 का पक्षांतर कर दो तो b बराबर 6 आ जाएगा, मतलब a का मान 5 और b का मान 6। तो ऐसा दिया है हमें किसमें विकल्प b में दिया है ना, तो ये अपना राइट आंसर यहां पर साथियों हो जाएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमय गुण की व्याख्या करता है? क्रम विनिमय में क्या होता है, इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है क्रम का मतलब चेंज हो जाता है, मतलब एक दूसरे का एक क्रम क्या है चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहां पर कहूं 5 गुणित 6 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुणित 5, मतलब क्या है इस वाले ने इसका स्थान ले लिया
और इस वाले ने इसका स्थान ले लिया है ना, तो यही तो क्या है, क्रम विनिमय गुण है। और यह है प्लस और गुणा में ही क्या है, काम करता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें जो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यहां पर अपना क्रम विनिमय गुण होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप छोटी कक्षा में भी पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, आपको याद भी होगा। तो विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन यहां पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। देखिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं और आपकी थ्योरी जब कमजोर होती है तो आपको बहुत कठिनाई होगी, इसलिए आपको क्या है, जो नंबर सिस्टम है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुपद से आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है भाई जहां से वर्ग 2 में हमेशा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। प्रत्येक संख्या का एक घटक होता है। घटक का मतलब गुणनखंड है ना। प्रत्येक संख्या एक का घटक होता है, तो ये बात क्या है, यहां पर गलत लिखी हुई है। प्रत्येक संख्या एक का घटक नहीं होता, बल्कि जो क्या है, एक होता है वह प्रत्येक संख्या का घटक होता है। एक कहने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, प्रत्येक संख्या एक का घटक है, मतलब ये यहां पर ये कह रहा है कि जो संख्या मतलब कोई भी संख्या है वह एक का गुणनखंड है। जैसे मान लो 5 है तो 5 का गुणनखंड है एक, वो जो 5 है 5 का एक का गुणनखंड है नहीं, बल्कि मैं ये कह सकता हूं, चाहे मैं 10 लिखूं, चाहे 11 लिखूं, चाहे 15, चाहे 20, चाहे कुछ भी लिख दूं, उसका हमेशा एक गुणनखंड रहेगा। एक गुणनखंड तो उसका कॉमन ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प ए में दिया है क्या है, गलत दिया है, ए अपना नहीं होगा। 2 एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य 2 भैया विषम संख्या है क्या, काट दो इसको। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बिल्कुल भाई ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, विकल्प है सी के साथ जाएगा। विकल्प यहां पर डी में कहा गया था एक, जो एक है यह एक अभाज्य संख्या है। तो मेरे भैया देख सुन लीजिए, जो एक है ना तो यह भाज्य है ना अभाज्य है, बल्कि जो एक है यह एक प्राकृत संख्या है, ना तो इसको भाज्य की श्रेणी में रखा गया है ना अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, प्यारे साथियों यह वीडियो लगभग 23 मिनट का हो चुका है और अभी क्या है, शुरुआत है, इसलिए मैं क्या करता हूं, जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम भी है, इसलिए मुझे परेशानी भी होती है। ठीक है, लेकिन जो ये 60 क्वेश्चन हैं मैं पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, जितने भी पेपर हुए थे आपके, लगभग 4 पेपर हुए थे, वह सारे पेपर आपको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।